है हिंदुस्तान का जो आज फांसीवादी सोच रखता है। आरएसएस के किसी नेता ने ये नहीं कहा कि हम फांसीवादी नहीं हैं। बीएस मुंजे 1931 में गए इटली, मुसोलिनी से मिले, उन्होंने वहां जाके सारी जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको देखा, इटली की बलाइला ऑर्गेनाइजेशन को देखा, वापस आए, उसी की तर्ज पे आरएसएस की शाखाएं बनाई। गोलवालकर ने हिटलर की तारीफ की, नाजीज्म की तारीफ की, लिखित में मौजूद है, आप सब पढ़ चुके होंगे, वी एंड और आर नेशनहुड डिफाइंड। सावरकर ने भी फैशिज्म और नाजीज्म की तारीफ की। उनका कोई बड़ा नेता ये नहीं कह रहा कि हमारी सोच फांसीवादी सोच नहीं है, लेकिन हमारे नेता को लग रहा है कि जो यहां हो रहा है वो फांसीवाद नहीं है। फांसीवाद की सोच इस मुल्क में घर कर चुकी है। कितने परसेंटेज वो कहना मुश्किल है, लेकिन घर कर चुकी है। दूसरा है प्रैक्टिकल, जो स्टेट के ऊपर कब्जा है, जो सत्ता पे कब्जा है। एक डॉक्टर लॉरेंस ब्रिट थे, उन्होंने 14 लक्षण बताए फासिज्म के, उसमें से कुछ मैं आपको बता रही हूँ। राष्ट्रवाद का गुणगान, इसमें से आप देखिए कि हमारे देश में क्या नहीं हो रहा। मानव अधिकारों पर हमला, एक दुश्मन की तलाश करना और उसके नाम से नफरत फैलाना पूरे देश में। कभी वो मुसलमान है, कभी वो क्रिश्चियन है, कभी वो सिख है, कभी वो किसान है जो दिल्ली के दरवाजे पे बैठा है, उसको खालिस्तानी कहा जा रहा है। लगातार दुश्मन बनाए जा रहे हैं और उनके नाम पे नफरत फैलाई जा रही है। मीडिया कंट्रोल, धर्म और सत्ता का गठबंधन, पूंजीपतियों की शक्तिशाली को शक्तिशाली बनाना, मजदूरों के हकों पर हमला, बुद्धिजीवी और कला पे हमला, अपराध और सजा के प्रति जुनून। रोज देख रहे हैं कहीं ना कहीं। अभी तो एक बच्चा 14 साल का, किसी जाते ने कह दिया कि यह पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा था, उसके बाप का घर तोड़ दिया। बुलडोजर भेजिए और जहां मर्जी जो मर्जी आप कीजिए। अपराध और सजा के प्रति जुनून, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार, चुनावों में धोखाधड़ी। मुझे नहीं लगता कि इसमें से, और भी है उसमें नेशनलिज्म और 2-3 और है, कि इसमें से कोई भी ऐसी चीज है जिसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आप सब लोग प्रोग्रेसिव मूवमेंट का हिस्सा हैं, आप जानते हैं कि ये सब कुछ हमारे देश में हो रहा है। और मेरा जो अपना अनुमान है वो ये कि हम इन 14 लक्षणों पे 70% हम क्रॉस कर चुके, 30% बचा है। वो 30% ये जगहें हैं जहां पे हम अभी भी अपनी बात रख पा रहे हैं। 30% जुडिशरी में भी आपको मिलेगा, शायद पुलिस और आईएएस में भी मिल जाए। 30% हमारा पॉलिटिकल ऑपोजिशन में भी मिल जाए। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह इस मुल्क को बचा लें, किसी तरह पूरा कब्जा होने से बचा लें फांसीवाद कि एक बिल्कुल ये अथॉरिटेरियन टोटलिटेरियन स्टेट ना बने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो सत्ता है वो फांसीवादी सत्ता नहीं है। उनकी सोच फांसीवादी है, उनका इरादा फांसीवाद है। और उन्होंने अब तक जो कुछ किया है पिछले 1925 से 1992 तक और 1992 से आज तक, और खास तौर से जब से मोदी सरकार आई, कोई एक ऐसा लक्षण नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये फांसीवादी सोच का हिस्सा नहीं। तो ये हमें समझना होगा कि हम इस वक्त एक बहुत मुश्किल वक्त में जी रहे हैं। यहां से बाहर आने के क्या तरीके हैं? कोई आसान तरीका नहीं है, कोई भी मैजिकल वैंड नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम जिसे घुमाएंगे और अगले दिन हम इस देश में बचा लेंगे, इस देश की लोकतंत्र को और इस देश के संविधान को। या हम विमेन्स राइट, आज 8 मार्च है, या हम औरतों के राइट्स को बचा लेंगे। ये 2 लेवल पे होता है। लड़ाइयाँ जो हैं वो 2 लेवल की हैं। एक लड़ाई वो है जो हमारे घरों के अंदर है, और एक लड़ाई वो है जो हमें सड़कों पे करनी है। क्योंकि आज 8 मार्च है और औरतों के सामने क्या चुनौतियां हैं, इसलिए मैं सोचा था नहीं बोलूंगी, लेकिन थोड़ा सा पितृसत्ता के बारे में। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब अपने को प्रोग्रेसिव कहते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो घर में कुछ भी काम कराते हैं? एक पीछे से एक हाथ उठा। हमने सोच लिया है, चलिए 10% बहुत अच्छी बात है, हमने ये सोच लिया है कि घर का काम जो है वो औरत का काम है। असल में
गलती ये हुई विमेन्स मूवमेंट से शुरू में, जो कमल ने कहा भी, कि हम औरतों को सिखाते गए अपने हक के लिए लड़ना, और हमने आदमियों को बताया ही नहीं कि पितृसत्ता आपके साथ क्या करती है। 3 साल का लड़का होता है, गिर जाता है, उसको हम कहते तू क्यों रो रहा है? लड़के नहीं रोते, लड़के नहीं रोते। 3 साल के हम लड़के को ये बताते, 3 साल के बच्चे को हम लाके मोटर देते हैं, उसको हम लाके बंदूक भी दे देते हैं, लड़की को हम गुड़िया दे देते हैं। वो शॉर्ट्स पहनता है, लड़की फ्रॉक पहनती है। लड़की का हर कपड़ा ऐसा होता है जिसमें मूवमेंट उसकी रिस्ट्रिक्ट हो। लड़की का हर खिलौना ऐसा होता है जो उसको घरेलू बनाने की ट्रेनिंग दे। लड़के का हर खिलौना ऐसा होता है जो उसको एग्रेसिव बनाए। लड़के को हम जब तक वो 15-16 साल का होता है, उसको मार मार के हम उसको इंसान से एक ब्रूट बना देते हैं, जालिम। उसके कोई इमोशंस नहीं है। उसकी माँ की डेथ हो गई और उससे हम कह रहे तू क्यों रो रहा है, तू तो लड़का है। भाई माँ की डेथ हो गई, रोएगा नहीं तो क्या करेगा? लड़कों के इमोशंस को हम कूट कूट के उनके दिलों में से निकाल देते। कोई नौजवान लड़का अपने बच्चे को उठा के उसका नैपी नहीं बदलता, उसको लगता है ये मेरा काम नहीं है। बच्चे को हम गोद में लेने से भी बहुत जगह रोकते हैं लड़कों को कि ये तुम्हारा काम नहीं है, औरत संभालेगी। हम ये जो पितृसत्ता है, ये आदमियों को इंसान से एक ऐसा व्यक्ति बना रही है जिसके अंदर ना इमोशंस है, ना सोच है। और ये वजह है कि हम अपने घरों में तब्दीली नहीं ला पा रहे हैं। ये समझने की जरूरत है। घर चलाना है तुझे, घर की सारी जिम्मेदारी आदमी पे है। क्यों? लड़की काम नहीं कर सकती, वो नौकरी नहीं कर सकती, वो पैसा नहीं कमा सकती, सब कुछ कर सकती है। आप उसे निकलने तो दीजिए। जब वो निकलेगी और कमाएगी तो वो और आप दोनों मिलके घर चलाएंगे। आपके सर पे सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होगी घर चलाने की, सारा बोझ कहां से पैसा लाना है आपके ऊपर नहीं होगा। पितृसत्ता दोनों पे हमला करती है। औरत के तो जो हाल है वो सब जानती हैं, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रही। जैसा अभी कहा गया कि पढ़ा लिखा हम देते हैं, उसके बाद उसको आगे क्या करना है उसकी हम उसको ऑप्शन भी नहीं दे रहे। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि अनपढ़ लड़की बेहतर है, क्योंकि उसको समझ नहीं है कि दुनिया कितनी रंगीन है और मुझे भी बराबरी का हक है। यही हाल केरला का भी है, जहां पे लगातार लेफ्ट की सरकार, जितना कंजर्वेटिव केरला की सोसाइटी है मैंने और कोई नहीं। जितनी बार मैं केरला गई हूँ, और आज से 20 साल पहले भी प्रोग्राम के बाद मेरे पास औरतें आई हैं हमेशा। आज तो मेरी उम्र 67 साल की है, जब मैं 40 साल की थी तब जाती है। आके मुझसे पूछती हैं आपकी शादी हो गई? जी। आपके बच्चे हैं? जी। कितने बड़े हैं? उस टाइम छोटे थे। उन्हें कौन देख रहा है आप यहाँ आए तो? मैंने कहा गौहर रजा, वो मेरे पति हैं, मैं अगर बाहर हूँ तो वो ही देखेंगे ना। बहुत अच्छा। अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ और वो अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं देखूंगी। ये क्यों आपने सोच लिया कि ये काम? लेकिन वहां पे अगर कोई पार्टी में सीनियर लेवल पे भी है, मुझे बहुत औरतों ने ये कहा, अगर 10 बजे की मीटिंग है तो सुबह 4 बजे उठती है। वो सुबह 4 बजे उठ के पूरे घर का खाना पकाती है, क्योंकि केरला अभी ब्रेकफास्ट में ब्रेड और ऑमलेट पे नहीं शिफ्ट हुआ है। उन्हें तो ट्रेडिशनल खाना ही खाना है, क्योंकि औरत को बनाना पड़ता है ना। जिस दिन आदमियों ने बनाना शुरू कर दिया उस दिन ब्रेड ऑमलेट हो जाएगा। बिल्कुल, आप करके देखिए। मेरी बहुत छोटी सी संस्था है, हमारी संस्था में जो भी आता है, जो भी नौजवान पिछले 22 साल में, हम पहले सबको खाना पकाना सिखाते हैं। हर लड़के को खाना पकाना सिखाते हैं। हम हर उस लड़के को और लड़की को जो अनहद में आता है, साथ में ले जाके लीफलेट बांटना सिखाते हैं, पोस्टर चिपकाना सिखाते हैं, बैनर लटकाना सिखाते हैं। क्योंकि अगर लीफलेट बांटना नहीं आता, अगर सड़क पे लोगों से बात करनी नहीं आती, तो एक तो ये कि आप कभी एक्टिविस्ट नहीं बन पाएंगे। दूसरी बात, जब आप किसी और को दे देते हैं बांटने, तो आप उसकी मेहनत की रिस्पेक्ट करना ही नहीं जानते। आपको पता ही नहीं कि प्रताप जी जो अनंत में पुलिस की परमिशन लाते थे, उनको कितने धक्के खाने पड़ते हैं।
खुद जब तक जाएंगे नहीं तो आपको पता ही कैसे चलेगा। जिस दिन आप जाएंगे उस दिन से आप प्रताप जी की इज्जत करने लगेंगे। जिस दिन आप में से किसी ने घर में रोटियां पकानी शुरू कर दी, आप अपनी बीवी अपनी बेटी की इज्जत करने लगेंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किचन का काम का मतलब क्या है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मेरे फादर कम्युनिस्ट थे और कम्युनिस्ट उनको कहते थे। वैसा आदमी को ही मैं सिर्फ कम्युनिस्ट कह सकती हूँ। मैं जब तक बड़ी नहीं हुई, घर से बाहर नहीं निकली, मुझे मालूम नहीं था कि ऐसी भी सोसाइटी है जहाँ जेंडर इक्वालिटी नहीं है। मेरे अब्बा मेरी अम्मा दोनों खाना पकाते थे, दोनों झाड़ू देते थे, दोनों कपड़े धोते थे, दोनों बर्तन धोते थे और दोनों नौकरी भी करते थे और घर की पुताई भी हम सबके साथ, और खेती बाड़ी भी। खेती बाड़ी नहीं, जो छोटा मोटा जो गार्डनिंग होती है उसको। और उन्होंने सफदर हाशमी को भी उतना ही खाना पकाना सिखाया जितना शबनम हाशमी। ऐसा नहीं था कि सफदर को कहा कि तुम गिल्ली डंडा खेलो और शबनम और सदिया खाना पकाएंगी, ऐसा नहीं हुआ हमारे घर में। और यही मेरे घर में भी है। मेरा बेटा खाना पकाता है, मेरे भाई खाना पकाते हैं, दूसरे भाई भी खाना पकाते हैं। अगर आप बाहर जाके देखिए, सड़क पे आके लाल झंडा लेके इनकलाब जिंदाबाद करना बहुत आसान है। जब तक आप घर के अंदर ये बदलाव नहीं लाएंगे तब तक ना तो हम प्रोग्रेसिव हैं, ना तो हम कम्युनिस्ट हैं, ना तो हम समाज बदल सकते हैं। पहले घर को डेमोक्रेटिक बनाइए। आपका घर पहले लोकतांत्रिक बनना चाहिए, जहां पे आपके बच्चे फादर से बात करने में डरे ना, उनको ये ना लगे ओ पापा जी आ गए क्या। सारा कुछ उनको लगना चाहिए हमारे दोस्त, सारा कुछ हम सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। नहीं ये नहीं हैगा भिक्खा हर तेरे चीज नहीं आई discuss ले कर ਉਹਦੀ बचा ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ अपने बच्चों से, ਉਹ मतलब ਜ਼ਰੂਰੀ और वो करनी चाहिए। अगर हम घर में लोकतांत्रिक माहौल बनाएंगे और जेंडर जस्ट माहौल बनाएंगे, तभी बाहर भी हम लड़ाई लड़ पाएंगे। क्योंकि एक ये जो बड़े बदलाव आते हैं, ये छोटे छोटे बदलाव से मिलके ही बड़े बदलाव बनते हैं। तो एक ये लड़ाई है जो घरों के अंदर की लड़ाई है, और दूसरी लड़ाई है जो संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, और जो 30% हम अभी बच गए हैं उसको धक्का दे के हमको कैसे 70% तक लाना है, हमें किस तरह इनको पराजित करना है। हालात बहुत खराब है हमारे आसपास। हमने देखा है इस्लाम के नाम पे क्या हश्र हुआ है पाकिस्तान का, क्या हश्र हुआ है अफगानिस्तान का, या बांग्लादेश में क्या हो रहा है, और उधर श्रीलंका में भी कुछ बहुत अच्छा नहीं। हमारा मुल्क एक हिंदू तालिबानी मुल्क बनने की राह पे बहुत आगे बढ़ चुका है। इसको हम कैसे रोकेंगे इसके बारे में बहुत सोचना पड़ेगा। और एक आखिरी बात मैं ये कहूंगी कि इस वक्त लोकसभा तक एक बहुत अच्छा माहौल था और उसमें कांग्रेस का भी हाथ था। राहुल गांधी जो निकल पड़े यात्रा लेके, उसने एक माहौल को बदला था। दूसरा बड़ा हाथ जो था वो किसान मूवमेंट का था। अगर वो लाखों किसान आके दिल्ली की दहलीज पे नहीं बैठे होते तो शायद जो लड़ने का जज्बा पैदा हुआ लोगों में वो ना होता, क्योंकि उससे पहले बहुत मायूसी थी, पूरे मुल्क में मायूसी। अब लोकसभा के बाद जब महाराष्ट्र और हरियाणा की सरकार में बीजेपी आई और अब दिल्ली में, तो मायूसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको बताना मुश्किल है। मेरी जिंदगी सिर्फ एक्टिविस्ट के साथ बीतती है। जो लड़ने वाले लोग हैं वो मायूस हो चुके हैं और उनको दोबारा हिम्मत देना कि लड़ना जरूरी है, वो एक बहुत बड़ा इस टाइम चैलेंज है। और वो चैलेंज सिर्फ प्रोग्रेसिव लोग ही, औरतें मर्द मिलके ही उस चैलेंज को हल कर सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि जितनी पंजाब की धरती सरखेज है, जितनी पंजाब की धरती से उम्मीद हमेशा मिलती है, शायद आपको यहीं से वो मुहिम शुरू करनी पड़ेगी। कुछ सोचना पड़ेगा नया जो पूरे मुल्क को हिम्मत दे, ताकि सब लोग मिलके पूरे हिंदुस्तान में इन ताकतों को शिकस्त दे पाए। हो सकता है इनको सरकार से हटाने में वक्त लगे, लेकिन जो दिलों में नफरत इतनी गहरी चली गई है, जो हम सड़क पे देख रहे हैं, उससे लड़ना जरूरी है। तो आखिरी दो सफदर के गाने की लाइनों के साथ
औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा। आओ मिलकर हम बढ़े, अधिकार अपने छीन लें, काफिला जो चल पड़ा है अब न रोका जाएगा। बोलो तो बाद लगता नहीं कि कुछ और सुना जावे बोलिया जावे ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਨ ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ